हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। सो गाइस, हमारा आज का जो सेशन है मैराथन सेशन है क्लास 8 स्टूडेंट के लिए पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। गाइस, हमने ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है और आज हम इस पर जो मैराथन सेशन लेकर आए हैं इसमें हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे जो हमारे 3 चैप्टर हैं इनको, और हम क्लियर करते चलेंगे। इसमें सिर्फ हम आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर लेक्चर बनाए हुए हैं, जो 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ बनी हुई है, आप वहाँ पर जाइए और उनको देखिए अच्छी तरह, ठीक है ना। सो इस मैराथन क्लास से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है कि आप एग्ज़ाम सेशन में जब आप बैठोगे एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पर आप जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी क्वेश्चन जब एग्ज़ामिनर पूछेगा तो आप अच्छी तरह उसको कर सकते हो। हमारा जो पहला जहाँ पर टॉपिक है वो है वाटर इन द पीपल ऑफ चेन्नई, ठीक है ना। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरह जो चेन्नई के अंदर जो वाटर फैसिलिटी है वो डिफरेंट है, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में, तीसरे एरिया में, हर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट है। जिस तरह यहाँ पर लिखा है अन्ना नगर जो एरिया है वहाँ पर जो एरिया चेन्नई के एरिया है जो जहाँ पर ग्रीन और लश और लॉन्स हैं, जो जिसको मेंटेन किया जाता है बहुत सारे पानी उनके ऊपर स्प्रे करके, है ना। फिर वहाँ पर रेगुलरली जो टैप वाटर मिलता है, मेजॉरिटी ऑफ द डे वहाँ पर टैप वाटर लगता है। इस तरह जो दूसरा एरिया हमारे पास देखा अच्छा, यहाँ पर एक और एरिया था माइलापुर, ठीक है ना। वहाँ के लोग शॉर्टेज ऑफ वाटर से, यानी पानी की कमी से वो लोग वहाँ पर जूझ रहे थे। वहाँ पर म्यूनसिपलिटी जो थी वो दिन में एक बार ही पानी लोगों को प्रोवाइड कर पाती थी और लोग अक्सर बोरवेल से अपना पानी लेते थे। तो इसमें आपको जिस तरह हमने पूरा यहाँ पर अगर पढ़ोगे पूरा पैराग्राफ, तो आप क्वेश्चन बनता है कि किस तरह, मतलब जो एग्जामिनर है आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप उसको एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि चेन्नई के अंदर वाटर सिचुएशन कैसी थी, मे भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आप अगर इसको अच्छी तरह पढ़ोगे तो आपको समझ आ सकता है और आप वहाँ पर ईजिली लिख सकते हो, ठीक है ना। ये पहले आप लिखोगे चेन्नई के अंदर वाटर एक एरिया में ये सिचुएशन थी, दूसरी एरिया में ऐसी सिचुएशन थी, तीसरे एरिया में जो लोग बोरवेल से पानी लेते थे। इस तरह जो सदापत जो यहाँ पर स्लम है, सदापत स्लम, यहाँ पर जो लोग हैं वो हटमेंट्स में रहते हैं और जो वहाँ पर वाशरूम के अंदर टैप कनेक्शन नहीं है, और फॉर 30 ऑफ सच हटमेंट्स देयर आर वंस ओनली वन टैप एट द कॉर्नर, यानी कॉर्नर के ऊपर सिर्फ एक ही टैप लगा हुआ है, टैप वाटर। 30 यानी 30 घरों के लिए सिर्फ एक ही टैप वाटर लगा है। इस तरह कुछ लोग 20 मिनट बोरवेल के ऊपर खड़े रहते हैं, दिन में 2 बार वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से 3 बकेट ऑफ वाटर ले पाते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वाटर एज ए फंडामेंटल राइट्स, इसके अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि और आप आज भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आप वाटर जो है ये फंडामेंटल राइट है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाटर जो है, पानी जो है, क्या फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो जिस तरह हमारा जो पानी है ये एक एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, हमारी गुड लाइफ के लिए, गुड हेल्थ के लिए नेसेसरी है, और हर एक पर्सन जो है उसको सेफ़ और ड्रिंकिंग वाटर होना ज़रूरी है, क्योंकि उसको अगर बीमारियों से बचना है, डिजीज़ से बचना है, तो उसको सेफ़ वाटर का होना ज़रूरी है। तो इस तरह अबो 1600 इंडियंस, मोस्ट ऑफ होम आर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 डाई एवरी डे, यानी हर दिन 1600 के करीब लोग जो हैं वो मरते हैं, जिनमें बहुत सारे जो तादाद है वो बच्चों की है, ठीक है ना। वाटर की डिजीज़, वाटर रिलेटेड डिजीज़ की वजह से जो डिजीज़ क्या है, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा वगैरह डिजीज़ हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेफ़ हेल्थ जो अगर हमारा जो है हेल्थ, अगर सेफ़ हेल्थ जो है वो अगर फंडामेंटल राइट है तो क्यों नहीं वाटर फंडामेंटल राइट होगी, क्योंकि हेल्थ जो अगर फंडामेंटल राइट है तो हेल्थ को, सेफ़ हेल्थ के लिए वाटर का होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू वाटर भी आता है, और वाटर का होना, वाटर, सेफ वाटर का होना हर एक के लिए, और एडुकेट वाटर का होना हर एक के लिए, एडुकेट पानी का होना हर एक के लिए फंडामेंटल राइट है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी टाइम टू टाइम बहुत सारी जजमेंट दी हैं कि फंडामेंटल राइट है वाटर, हमारा ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर फंडामेंटल राइट है। पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है? पब्लिक फैसिलिटी हम कहते हैं कि जो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है हर एक पर्सन को, रिस्पेक्टिव ऑफ उसकी कास्ट, कलर, क्रीड जो है, वो उसको गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है, और हर एक पर्सन जो है वो जब किसी एक चीज़ से फ़ायदा उठाए उसको हम पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं। जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, पब्लिक फैसिलिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब जो हैं पब्लिक फैसिलिटी हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ पब्लिक फैसिलिटी इज़ दैट वंस इट इज़ प्रोवाइडेड इट्स बेनिफिट कैन बी शेयर्ड बाय द पीपल, यानी बहुत जो इंपॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी का जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो ये है कि जब पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है तो इससे बहुत सारे लोग बेनिफिट हासिल करते हैं। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। रोल ऑफ गवर्नमेंट जो हमारा टॉपिक है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है पब्लिक फैसिलिटी देने में। वो पता है जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी पब्लिक फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करने में, और गवर्नमेंट जो है
वो हर एक पर्सन को पब्लिक फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए इंश्योर करेगी, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए ही आती हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं। प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। इन सिटीज़ हम प्राइवेट कंपनीज आल्सो प्रोवाइड वाटर थ्रू देयर थ्रू टैंकर, यानी प्राइवेट सिटी के अंदर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो वाटर प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो उनको हम पब्लिक फैसिलिटी नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो वाटर होता है वो एक उस लो कास्ट पे नहीं होता है। हर एक पर्सन जो गरीब होगा, गरीब का तबके का पर्सन होगा, वो उस पब्लिक फैसिलिटी को हासिल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनके पास पैसा कम होता है, तो वो इस तरह वहाँ से वो नहीं हासिल कर पाएंगे वो जो प्राइवेट कंपनी है जो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड की होगी। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक फैसिलिटी हर एक को प्रोवाइड करे। द राइट टू लाइफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटी इज दैट ऑल पर्सन लिविंग इन दिस कंट्री दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड फैसिलिटी देयरफॉर मस्ट बी दैट द गवर्नमेंट, ठीक है ना। यानी ये हमारी जो राइट टू लाइफ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के अंदर यहाँ पर दिया गया है, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करे। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है, वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फ्रॉम पब्लिक फैसिलिटी, यानी जो पब्लिक फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट जो है वो मनी कहाँ से लाती है, पैसा कहाँ से लाता है, गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाती है। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि हर साल जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश करती है। उस बजट के अंदर गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर जो बजट पेश होता है, उस बजट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो डिफाइन करती है कि हमें कितने एक्सपेंसेस आएंगे नेक्स्ट ईयर में और कहाँ कहाँ हमें एक्सपेंसेस करने हैं। और जो पैसा होता है वो हमारे टैक्स से, हमारा जो टैक्स होता है जो हम टैक्स भरते हैं वहाँ से वसूल किया जाता है, और फिर वो एक्सपेंसेस जो होती हैं, वो जो खर्चा आएगा वो हमारा पूरा बजट के अंदर डिफाइन हुआ होगा कि कहाँ पर हमें इस साल पुल बनाना है, कहाँ पर रोड बनानी है, कहाँ पर हमें जो मनी कहाँ कहाँ पर हमें खर्च करना है, लोगों को पब्लिक फैसिलिटी कहाँ कहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो इसी को हम कहते हैं कि पब्लिक फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट पैसा हमसे ही लेती है, लोगों से ही लेती है। वाटर सप्लाई टू चेन्नई इज़ इट अवेलेबल टू ऑल, क्या जो वाटर सप्लाई चेन्नई के अंदर है वो सबको अवेलेबल थी? नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा था, जो पीछे हमने पढ़ा था कि कुछ लोग जो हैं वो अच्छी तरह वाटर नहीं ले एडुकेट वाटर उनको नहीं मिल पाता है। कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पर एक्सेस ऑफ वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये आप पूरा पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, सो अब अल्टरनेटिव हमारे पास क्या होने चाहिए, क्या क्या अल्टरनेटिव होने चाहिए। जिस तरह हमने पढ़ा था कि चेन्नई के अंदर जो सिचुएशन है वो यूनिक नहीं है, यानी चेन्नई के अंदर जो वाटर सप्लाई की सिचुएशन है वो यूनिक नहीं है। सिमिलर सिनेरियो जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, दूसरी जो सिटीज़ हैं कंट्री की, इंडिया की दूसरी सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी शॉर्टेज ऑफ वाटर हमें मिलती है, ठीक है ना। ये ऐसी सिचुएशन कॉमन है वहाँ पर। म्यूनसिपल वाटर इंक्रीजिंगली डे बाई डे वो शॉर्टेज हो रहा है, और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो टेक ओवर कर रही हैं, वो एक्सपेंड हो रही हैं, और वो पानी जो है वो प्रॉफिट पर बेचती हैं। जैसे आप देखते होंगे, आप जब सिटीज़ के अंदर जाते होंगे वहाँ पर आप देखते होंगे कि पानी जो है बोतलों में भर भर के बेचा जाता है, 20-20 में, 30-30 में, 40-40 में। ये प्राइवेट कंपनी होती है, ये पानी बेचती हैं लोगों को पैसों में, ठीक है ना। आल्सो कॉमन इज़ द ग्रेट इनइक्वलिटीज़ ऑफ वाटर यूज़, यानी वाटर का यूज़ भी जो है वो इसमें भी बहुत इनइक्वलिटीज़ है। कुछ लोग जो है पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ लोगों को पानी मिलता ही नहीं है, पीने के लिए नहीं मिलता है। अब यहाँ पर अल्टरनेटिव ये है कि हर एक पर्सन जो है उसको यहाँ पर जो अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं उनको मतलब उनको एक दिन के लिए, एक दिन में 135 लीटर पानी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अबाउट 7, यानी 7 बकेट्स पानी का होना उनको बहुत ज़रूरी है। ये एक स्टैंडर्ड सेटअप है जो अर्बन वाटर कमीशन ने यहाँ पर बनाया है। अर्बन वाटर कमीशन एक बॉडी बनी थी, गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई थी, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि हर एक पर्सन को 135 लीटर पानी एक दिन में मिलना ज़रूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने शुड वर्ड यूज़ किया कि ये ज़रूरी है, लाजमी है, ठीक है ना। और जो स्लम्स के अंदर जो लोग रहते हैं उनको पर दिन में, एक दिन में यहाँ पर 20 लीटर पानी का होना ज़रूरी है, यानी एक बकेट उनको होना ज़रूरी है, क्योंकि स्लम्स के अंदर पानी कम यूज़ होगा और जो अर्बन एरिया में लोग रहते हैं उनको पानी वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है ना। अब देखो, वेयर एज पीपल इन स्लम हो गया, पीपल लिविंग इन लग्जरी होटल्स में कंज्यूम एज मच एज 1600 लीटर 80 बकेट्स, ठीक है ना। यानी जो लोग लग्जरी होटल में रहते हैं वो 80 बकेट्स तक पानी यहाँ पर एक दिन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टेज ऑफ म्यूनसिपल वाटर ट्रांसलेट टू साइन गवर्नमेंट फेलियर, यानी म्यूनसिपल वाटर का जो शॉर्टेज है वो हमें दिखाई देता है कि ये एक बहुत बड़ा साइन है गवर्नमेंट के फेलियर का, गवर्नमेंट फेल हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट को अब हट जाना चाहिए और प्राइवेट कंपनी को आ जाना चाहिए और टेक ओवर करना चाहिए ये जॉब प्राइवेट कंपनी को, और वाटर सप्लाई जो है वो प्राइवेट कंपनी ही करे। ये हमारा जो पहला यूनिट था, हमने यही टॉपिक इसके अंदर थे, हमने टॉपिक वाइज इसको डिस्कस किया, और अगर आपको समझ आ गया तो आप एग्ज़ाम में ईजिली लिख सकते हो।
सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ एंड सोशल जस्टिस। सो लॉ एंड सोशल जस्टिस के अंदर जो हमने पढ़ा था कि हमारा जो कानून है वो, और जो हमारा हमारी सोसाइटी के अंदर जो इंसाफ है, हमने उसके बारे में अच्छी तरह पढ़ा। तो आज हम समझेंगे इसको इस टॉपिक के अंदर। तो हम जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब सिर्फ आपके कंसेप्ट जो हैं उनको एक बार रिवाइज़ करने के लिए ये टॉपिक, ये जो आज का सेशन है, ये मैराथन सेशन है, ये सिर्फ रिवीजन के लिए होता है, ठीक है ना। इसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं इसलिए ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर जब बैठोगे तो आपको जो बातें याद रहेंगी, यहाँ पर पढ़ी होंगी आपने जो बातें, वो आप इजीली वहाँ पर लिख सकते हो। जिस तरह हमारा जो लॉ होता है वो गवर्नमेंट जो है वो लोगों को, ताकि वो लोग एक्सप्लोट ना हो पाएँ, लोगों के साथ एक्सप्लोटेशन ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ सर्टन रूल बनाती है, ठीक है ना, ताकि वो इंश्योर करा सके कि अनफेयर प्रैक्टिस जो होती हैं वो मार्केट के अंदर वो मिनिमम हो, कम से कम अनफेयर प्रैक्टिस हो मार्केट्स के अंदर, ठीक है ना। बहुत सारे लॉ जो बनते हैं वो फंडामेंटल राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ग्रांट किए गए हैं, बहुत सारे लॉज मतलब फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनते हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट जिस तरह ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारी लॉ की, ठीक है। फॉर इंस्टेंस जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन जो है, ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो है उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो यहाँ पर लो वेजेस के ऊपर काम करे, कम मजदूरी में काम करे, और किसी भी पर्सन को एज ए बॉन्डेज काम नहीं किया कराया जा सकता है। बॉन्डेज क्या होता है? बॉन्डेज होता है कि एक पर्सन को जब आप कुछ उधार दे दो और फिर उसको उस उधार के बदले आप उससे काम लेते जाओ टैक्स के ऊपर। तो या फिर बॉन्डेज हम इसको भी कहते हैं कि आप किसी एक पर्सन को किसी कोई चीज़ गिरवी रखी हो, फिर उसके एवज में आप उससे काम लो, ठीक है ना। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, यानी 14 साल से नीचे कोई भी चाइल्ड जो है वो किसी फैक्ट्री, किसी माइंस में एंगेज या फिर किसी ऐसी हैजर्ड्स जगह पर एम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉय नहीं हो सकता, काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो हाउ आर दीज लॉज प्लेड आउट इन प्रैक्टिस, क्या ये लॉ कैसे प्रैक्टिस में आते हैं, और जो सोशल जस्टिस जो है वो कहाँ तक ये जो लॉ हैं वो सोशल जस्टिस दे पाते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। लॉ एंड सोशल जस्टिस क्या होता है? लॉ एंड सोशल जस्टिस का मतलब है कि जिस तरह हमारे पास जो 1 मिनट प्लीज़, जिस तरह हमारे पास लॉ है कि जो भी वर्कर होते हैं, जो भी काम करने वाले लोग जो होते हैं, मजदूर जो होते हैं, उनको मिनिमम वेजेस के ऊपर काम, मिनिमम वेजेस से कम पैसों पे काम नहीं कराया जा सकता है एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है ना। देर आर अदर लॉज दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट, यानी बहुत सारे और लॉ भी हैं जो प्रोड्यूसर के और कंज्यूमर्स के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करता है। These help to ensure that the relation between the three parties, that is worker, consumer and producer, are governed in a manner that is not exploitative, ताकि जो इनके अंदर जो रिलेशन है तीन लोगों के अंदर, यानी वर्कर के अंदर, कंज्यूमर के अंदर और प्रोड्यूसर के अंदर, उनके अंदर जो रिलेशन है वो ऐसे मतलब उनको इस तरह गवर्न किया गया है कि वो एक्सप्लोटेटिव ना हो सके, ठीक है ना। By making, enforcing and upholding laws, the government can control the activities of individual or private companies so as to ensure social justice, यानी ये गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट जो है ये इंडिविजुअल की और प्राइवेट कंपनीज़ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं कि सोशल जस्टिस को इंश्योर किया जा सके, सोशल जस्टिस को दिया जा सके लोगों को, ठीक है ना। व्हाट इज़ द वर्कर्स वर्थ? इंडिया के अंदर जो वर्कर्स की जो वर्थ है, यानी वो कीमत है, वो बहुत ही सस्ती है। एक वर्कर दूसरे वर्कर को ईजिली रिप्लेस कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर एक वर्कर काम पे ना आए तो उसकी जगह 10 वर्कर खड़े हैं जो काम पे जाने के लिए तैयार हैं, और किसी भी हज़ार्ड्स कंडीशन में, किसी भी काम के अंदर, कैसी भी सिचुएशन के अंदर वो काम, अनसेफ कंडीशन के अंदर वो काम करने को तैयार हैं, ठीक है ना, और कम वेजेस पर भी वो काम करने को तैयार हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इस तरह हम देखते हैं कि इवन सो मेनी ईयर आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजिडी देर आर रेगुलर रिपोर्ट ऑफ एक्सीडेंट, यानी भोपाल गैस ट्रेजिडी के बाद भी यहाँ पर हमें रेगुलर एक्सीडेंट हमें मिलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, माइंस के ऊपर, फैक्ट्रीज़ के अंदर। एम्प्लॉयर का जो गलत एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड की वजह से हमें इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर, माइंस के अंदर हमें एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। एक वर्कर्स की जो वर्थ है वो बहुत ही कम है इंडस्ट्री की नज़र में, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, यानी जो सेफ्टी लॉज हैं उनकी इन्फोर्समेंट जो है वो कैसी है। देखो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जो है उसका काम है कि जो सेफ्टी लॉज जो हैं, यानी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वो सेफ्टी लॉ उनको इम्प्लीमेंट करे,
सेफ्टी लॉ को। और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो आर्टिकल 21 है इसके अंदर जो राइट टू लाइफ है कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ग्रांट की है, इसको वो देखे, वो इंश्योर कराए कि ये क्या वायलेट तो नहीं हो रहा है, ये किसी की लाइफ के साथ खेला तो नहीं जा रहा है, ठीक है ना। एज वी कैन सी फ्राम द भोपाल गैस ट्रेजिडी द नेग्लिजेंस ऑफ गवर्नमेंट इज़ द रीज़न फॉर सच हैजर्ड डिजास्टर। यानी भोपाल गैस ट्रेजिडी से हमें पता चला कि गवर्नमेंट की ही नेग्लिजेंस थी, जिस गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी थी कि वहाँ पर कंपनी बनाने की, और गवर्नमेंट ने वहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा था, तो गवर्नमेंट की ही कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस थी कि भोपाल गैस ट्रेजिडी इतने बड़ा ट्रेजिडी हुई और हज़ारों लोगों की जान गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, जो पहला हमारा पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हैजर्ड्स एंड अलाउड इट टू कम अप इन ए पॉपुलेटेड लोकेलिटी। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल थे उन्होंने प्लांट्स के जो भोपाल गैस जो प्लांट था उसके जो एम्प्लॉयर थे उनको यहाँ पर गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी कि आप वहाँ पॉपुलेटेड लोकेलिटी के अंदर सेटअप करो, ठीक है ना, अपना प्लांट को। फिर जो द गवर्नमेंट डिड नॉट आस्क यूनियन कार्बाइड टू शिफ्ट टू क्लीनर टेक्नोलॉजी आर सेफर प्रोड्यूसर। यानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी, यही भोपाल गैस ट्रेजिडी वाली जो कंपनी है, ये नहीं कहा कि आप जो सेफ़र टेक्नोलॉजी है, सेफ़र जो मेजर्स हैं उनकी तरफ अपने आप को शिफ्ट करो, अपनी इसके अंदर सेफ़र टेक्नोलॉजी लाओ, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर कंटिन्यू टू अप्रूव द प्रोसीजर इन द प्लांट इवन व्हेन रिपीटेड इंसिडेंट्स ऑफ लीक फ्रॉम द प्लांट मेड इट obvious to everybody that things were seriously wrong. Safety was being disregarded both the government and by the private company in this case. यानी यहाँ पर हम क्लियरली दे सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर जो थे वो कंटिन्यूसली जो प्लांट का जो प्रोसीजर है उसको इम्प्रूव कर रहे थे, जो भी उनके पास बिल आती थी उसको इम्प्रूव कर रहे थे। इवन यहाँ पर रिपीटेडली कुछ इंसिडेंट हुए थे लीकेज के, उनके बाद भी गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्टेप नहीं लेती थी और यहाँ पर सीरियसली रॉन्ग थिंग्स हो रही थी, फिर भी गवर्नमेंट यहाँ पर उनके वो हाथ पर हाथ धरे बैठे थे और कोई काम भी यहाँ पर सीरियस जो स्टेप गवर्नमेंट नहीं ले रही थी, ठीक है ना। तो ये हमने देखा भोपाल गैस ट्रेजिडी के अंदर ये हुआ। और गवर्नमेंट की जो यहाँ पर इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज जो हैं वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन भोपाल गैस ट्रेजिडी में गवर्नमेंट की कितनी बड़ी नेग्लिजेंस थी। न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी जो नए लॉज हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी के बाद जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ बनाए, जिन लॉ के तहत गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट को यहाँ प्रोटेक्ट करने की बात की, क्योंकि इन्वायरमेंट जब प्रोटेक्ट होगा तो हमारी लाइफ जो है वो प्रोटेक्ट हो सकती है, और हमारी लाइफ जब प्रोटेक्ट होगी तो हम प्रोटेक्ट होंगे, ठीक है ना। इन्वायरमेंट का जो डायरेक्टली इफेक्ट होता है वो हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है। अगर इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब होगा तो हमारी लाइफ भी ख़राब होगी, इन्वायरमेंट ठीक रहेगा तो हमारी लाइफ भी ठीक रहेगी, क्योंकि एक सेफर इन्वायरमेंट जो है वो एक फंडामेंटल राइट होता है, एक इंसान का, एक सिटीज़न का फंडामेंटल, जो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ है, फंडामेंटल राइट, वो उसके अंदर राइट टू फ्री इन्वायरमेंट भी आता है। जिस तरह राइट टू एन्जॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर, फुल एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ, ये सब जो है ये राइट टू लाइफ के अंदर आते हैं। और कोर्ट जो है उसने बहुत सारी यहाँ पर जजमेंट दी है और बहुत सारी जजमेंट को अपहोल्ड किया है कोर्ट ने यहाँ पर, कि जो हेल्थी इन्वायरमेंट है वो एक फंडामेंटल राइट आता है। और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो ऐसे लॉज को सेटअप करे, प्रोसीजर बनाए कि जो पॉपुलेशन को चेक कर सकें और रिवर्स को क्लीन करें, और इस तरह हैवी जो फाइन्स जो लोग इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं उनके ऊपर हैवी फाइन्स लगाएं, ठीक है ना। इस तरह जो मेजर गवर्नमेंट का रोल जो है वो ये है कि प्राइवेट कंपनीज़ को कंट्रोल करे और यहाँ पर लॉ को इन्फोर्स कराए और अनफेयर प्रैक्टिस जो हो रही हैं उनको यहाँ पर रोके और सोशल जस्टिस को इंश्योर कराए, ये गवर्नमेंट का काम है। और जो भोपाल गैस ट्रेजिडी से पहले जो लॉ थे वो बहुत वीक थे, लेकिन भोपाल गैस ट्रेजिडी के बाद गवर्नमेंट ने कुछ लॉ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनाए और गवर्नमेंट अब प्राइवेट कंपनी को अपने शिकंजे में ले रही है, ठीक है ना। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो टॉपिक है इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और किसी स्टूडेंट ने कमेंट सेशन में पूछा था कि सर जो लास्ट वाला यूनिट है यही मतलब सोशल एक्सक्लूजन, इससे कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो इससे या तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा मोस्ट प्रोबेबली, फिर अगर ना तो फिर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 नंबर का तो ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये जो यूनिट है ये न्यू यहाँ पर इंसर्ट किया गया है और इससे क्वेश्चन आने के चांस हैं। आप इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? सोशल एक्सक्लूजन ये होता है कि एक बंदा जो है वो किसी भी कमी की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जो सोसाइटी के अंदर जो कल्चरल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, सोशल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, उसके अंदर वो फुल्ली पार्टिसिपेट ना कर पाता हो। फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल लें, एक बंदा जो है उसको एक टांग नहीं है, ठीक है ना, एक टांग नहीं है, तो वो पूरी तरह गेम्स के अंदर, जो हमारी गेम्स होती हैं उनके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। वो अगर यहाँ पर कुछ ऐसे इवेंट होते हैं सोसाइटी के अंदर, वहाँ पर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये बंदा जो है सोशली एक्सक्लूडेड हो गया, यानी सोशल से, सोसाइटी से निकाल दिया गया है एक तरह से, ठीक है ना। इस तरह बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक बंदा जो है वो बहरा हो सकता है, वो गूंगा हो सकता है, वो गरीब हो सकता है, वो यहाँ पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ यहाँ पर स्टीरियोटाइप टाइप के जो लोग होते हैं, स्टीरियोटाइप किस्म के लोग होते हैं, वो कभी कभी लड़कियों को किसी चीज़ में आगे नहीं आने देते हैं कि ये लड़की है, ठीक है ना। ये भी एक किस्म की सोशल एक्सक्लूजन ही होती है, ठीक है ना। और ये जो वर्ड है सबसे पहले फ्रांस के अंदर 1974 के अंदर पाउल लीनियर ने यूज़ किया था। सो अब हमें यहाँ पर चैप्टर पे जाना पड़ेगा। ये सोशल एक्सक्लूजन हमने डिस्कस किया, और फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन पूछा जा सकता है कि जो सोशल एक्सक्लूजन की कितनी किस्में हैं। सोशल एक्सक्लूजन की 4 किस्में हैं, आपके सामने हैं यहाँ पर। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, कल्चरल एक्सक्लूजन और सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है ना। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन ये होता है कि एक पर्सन जो है उसको यहाँ पर उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, ठीक है ना, मटेरियल गुड्स है, यानी बेसिक नीड्स जो होती हैं एक लाइफ के लिए, अगर हम देखें एक इंसान के लिए बेसिक नीड्स क्या क्या हो सकती हैं। बेसिक नीड्स वाटर हो सकता है, यानी पानी हो सकता है, खाना हो सकता है, रोटी हो सकती है, कपड़ा हो सकता है, मकान हो सकता है, ये सब बेसिक नीड्स हैं। और जो मटेरियल गुड्स हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं, वो उसको पूरी अच्छी तरह नहीं पहुंच सकती हैं, यानी वो अनएडुकेट है, ये वो पूरी अच्छी तरह वो उनको हासिल नहीं कर पाता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं, चाहे वो उसके पास पैसा नहीं है, चाहे उसके पास कुछ और प्रॉब्लम है, और जो हेल्थ केयर सिस्टम है या फिर एजुकेशन सिस्टम जो है, हाउसिंग सिस्टम जो है उसका, यानी उसको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, हेल्थ केयर यानी उसको अगर वो बीमार है तो उसको प्रॉपरली यहाँ पर मेडिसिन नहीं मिल पाती हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसके पास, इंश्योरेंस नहीं है उसके पास, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम कहते हैं कि ये इकोनॉमिक एक्सक्लूजन है। यानी एक पर्सन जब इकोनॉमिकली वीक होगा तो उसको जाहिर बात है कि उसको ये चीज़ें मत मिल पाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए उसको हम कहेंगे कि ये सोशली एक्सक्लूड हो गया है। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ये होता है कि एक पर्सन जो है उसको जब जो एक्सप्रेशन होती है, जो उसके व्यूज़ होते हैं पॉलिटिक्स के लेकर, ठीक है ना, डेमोक्रेसी को लेकर, पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, इलेक्शन को लेकर, पार्लियामेंट को लेकर, ठीक है ना, इसमें वो हिस्सा नहीं ले पाता है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, चाहे उसका राइट टू लाइफ या उसकी जो राइट टू जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 के अंदर, वो छीन लिया गया है, या कुछ और प्रॉब्लम है उसको, या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी से उसको डिप्राइव किया गया है जिस अपॉर्चुनिटी की वजह से वो इन चीज़ों में, यानी इन चीज़ों के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकता था, तो उसको हम कहेंगे कि ये पॉलिटिकली एक्सक्लूडेड है, ठीक है ना। इस तरह अगर हम देखें कल्चरली एक्सक्लूजन ये होता है कि एक पर्सन जो है वो सोसाइटी के जो रूल्स हैं और जो सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स हैं उनको लेकर वो एक्सक्लूड हो गया है, यानी वो सोसाइटी के अंदर हिस्सा नहीं ले पा रहा है। फिर इस तरह सोशल एक्सक्लूजन वही होता है जो हमने पढ़ा भी कि एक पर्सन जो है वो नॉर्मल जो इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क है उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाता है। ये आप याद रख लेना, ये बहुत ज़रूरी है, ये पूछा जा सकता है कि फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन क्या क्या होती है। अब देखो यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं स्पेशल एबिलिटी की, जिस तरह आपने देखा भी होगा कि एक सर्टिफिकेट मिलता है स्पेशल एबिलिटी का, उसमें 4 चीज़ें मेनली होती हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि स्पेशल एबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है। स्पेशल एबिलिटी के अंदर 4 जो है वो 4 चीज़ें आती हैं। पहली जो है वो हियरिंग है, एक पर्सन जो है जब वो सुन नहीं पाता है, दूसरा है विजुअल जब वो देख नहीं पाता है, तीसरा है लोकोमोटर यानी वो चल नहीं पाता है, या फिर एक बंदा है वो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उसको एक स्पेशल एबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया जाता है, और वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर जाए, स्कूल के अंदर जाए, कॉलेजेस के अंदर जाए, उसको वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। एक उनके लिए एक स्पेशल कोटा रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। स्पेशल एबिलिटी जो है और सोशल एक्सक्लूजन, यानी स्पेशल एबिलिटी अगर हम देखें तो स्पेशल एबिलिटी के जो लोग हैं वो जो एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से जो कल्चरली सोशली एक्सक्लूडेड हो गए हैं यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक, तो वो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि ये इनविजिबल रहता है, ठीक है ना। हमेशा के लिए हम देखते हैं कि ये चीज़ जो है इसको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है।
बहुत सारे ह्यूमन राइट्स जो स्ट्रगल है, जो पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, इनके अंदर ये चीज़ इनविजिबल हमेशा रहती है। सोशली यानी स्पेशल एबिलिटी को ये लोग सामने नहीं लाते हैं। जनरली जो स्पेशली एबल्ड पीपल होते हैं वो इन चीज़ों से बियॉन्ड दी रीच रहते हैं, ठीक है ना, बियॉन्ड दी रीच रहते हैं। और जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, जो दावे करते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे, लेकिन वो कभी स्पेशल एबल्ड पर्सन की बात बहुत कम ही करते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ पीपल विद स्पेशल एबिलिटी, ये देखो स्कूल के अंदर कैसे होता है, बस स्टेशन के ऊपर कैसा होता है, फिर इस तरह कुछ लोग जो होते हैं स्पेशल एबिलिटी के साथ लोगों के साथ किस तरह डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये रिपोर्ट पे आप देख लेना कि किस तरह जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, इसके मुताबिक आप देखिए इसको अच्छी तरह, ठीक है ना। ये रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि किस तरह जो सेंसेस के मतलब ब्लाइंड लोग कितने हैं, क्रिपल्ड मेंटली रिटायर्ड जो है लोग हैं, ये डम लोग कितने हैं, टोटली कितने हैं स्पेशल एबिलिटी, ठीक है ना। ये आप पढ़ लेना कि एक्सप्लेन एनी 3 रीज़न वाई पीपल आर स्पेशली एबल्ड। 3 रीज़न बताओ कि लोग जो हैं वो स्पेशली एबल्ड क्यों हैं। वो वही रीज़न जो 4 हमने पढ़े थे, वही रीज़न है, ठीक है ना। एफर्ट्स मेड बाई गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, ये आप पढ़ लेना कि वो पूछ सकता है कि व्हाट आर द एफर्ट्स मेड बाई जम्मू एंड कश्मीर फॉर मोर इंक्लूजन, यानी जो ज़्यादा इंक्लूजन क्या होता है। इंक्लूजन ये होता है कि अब ये जो एक्सक्लूडेड लोग हैं ना, ये जो यानी सोशली एक्सक्लूड कर दिए गए लोग हैं, इनको इंक्लूड करना है। अब ये इंक्लूड कौन करेगा, इनको गवर्नमेंट करेगी, सोसाइटी के अंदर इनको दोबारा इंक्लूड करना है, इनको सोशल लाइफ के अंदर इंक्लूड करना है, पॉलिटिकल लाइफ के अंदर, इकोनॉमिक लाइफ के अंदर इंक्लूड करना है इनको। तो इंक्लूड करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट प्लान बनाएगी, डिफरेंट मंसूबे यहाँ पर बनाएगी, ठीक है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो है उसने भी यहाँ पर बहुत सारी काम किए हैं। जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने बहुत सारी यहाँ पर नोडल एजेंसीज बनाए, यहाँ पर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बनाए, फिर एनजीओ बनाए स्पेशली एबल्ड पर्सनस को राहत देने के लिए। और फिर इस तरह गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली एबल्ड हैं, और रिजर्वेशन रखी एम्प्लॉयमेंट के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए। और गवर्नमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट लोन्स जो होता है वो स्पेशली जो एबल्ड लोग हैं उनको प्रोवाइड करता है, एजुकेशन लोन प्रोवाइड करता है। और मास्टर डिग्रीज होल्डर जो हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन उनको रखी गई है मैट्रिक, ठीक है ना, या फिर मास्टर डिग्री होल्डर, किसके लिए, ये स्कॉलरशिप के लिए और ये इंश्योरेंस के लिए, ठीक है ना। हाउ कैन वी इंक्लूड सोशली एक्सक्लूड, ये पूछ सकता है कि जो सोशली एक्सक्लूडेड हैं उनको हम किस तरह इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी आप अच्छी तरह यहाँ पर नज़र इसको दीजिए। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे हम जो सोशली एक्सक्लूड लोग हैं उनको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो अप्रोप्रिएट अवेयरनेस होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, एजुकेशन रिगार्डिंग कंडीशन होनी चाहिए, यानी जो कंडीशंस होती हैं स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए जो कंडीशन, वो हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर इंस्टॉल करनी चाहिए। जिस तरह जो लोग चल नहीं पाते उनके लिए हम वहाँ पर चेयर्स रखें, ताकि वो जो उनके ऊपर वो बैठ कर जो व्हील चेयर होते हैं वो मूव कर सकें, ठीक है ना। इस तरह हम देखें कि जो हर स्कूल लेवल के ऊपर हम सोशली एबल्ड लोगों के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दें। फिर जो लेफ़्ट और रैम्प्स, यानी जो हमारे सराउंडिंग की जो इम्यूनिटीज़ हैं, हमारे जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए उनके अंदर हम लेफ़्ट और रैम्प्स लगाएं ताकि लोग जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं वो ईज़िली मूव कर सकें, ठीक है ना। फिर हम देखें कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनके ऊपर हम खासकर लेफ़्ट और रैम्प्स का यूज़ करें। फिर देखते हैं हम स्पोर्ट फॉर स्पेशली एबल्ड शुड बी इनकरेज, यानी जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए स्पोर्ट को इनकरेज करना, उनके लिए क्रिकेट को, फुटबॉल को, वॉलीबॉल, कोई भी गेम है उनके लिए उनके लिए उसको इनकरेज करना है, उसको बढ़ावा देना है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है। और इस तरह जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके दरमियान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी यहाँ पर हमें इंश्योर कराना है, तभी जाकर हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं और जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। तो ये एक स्टोरी है एक बॉय की जो जम्मू से है, वो किस तरह इसका नाम है चंदीप सिंह, स्पेशली एबलेट था, इसको बाजू नहीं थे, लेकिन फिर भी इसने यहाँ पर 2019 के अंदर इसने 2011 के अंदर इसको इलेक्ट्रिक शॉक हुआ था, और 2019 के अंदर इसने जम्मू में इसको ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था डिस्ट्रिक्ट जम्मू का, ठीक है ना, लोकसभा इलेक्शन के अंदर। क्योंकि ये बहुत ही टैलेंटेड बंदा था, इसने बहुत सारी चैम्पियनशिप और इसने टाइकांडो के अंदर और फिर साउथ कोरिया के अंदर जाकर इसने गोल्ड मेडल लाया था उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं,
कर सकते हो आप इनको। तो ये जो हमारा लेक्चर था आज का मैराथन, ये यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा और इन्जॉय किया होगा। यार इन्जॉय से पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हम आपके लिए 24 आवर आपके लिए हम तैयार हैं और आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप लोग जो हो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपको कोई परेशानी ना आ पाए। हम इस तरह हिस्ट्री के ऊपर भी मैराथन लाएंगे और हम फिर जियोग्राफी के ऊपर भी हम एक मैराथन लेकर आएंगे। आपको बिल्कुल रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाना है, फिर आप अपने बोर्ड में वहाँ पर जाकर लिखिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।